देन आगे के जो टॉपिक्स हैं, हम रेफरेंसिंग स्टाइल्स के बारे में स्टडी कर रहे थे, उसको देखेंगे। बेसिकली हमने लास्ट क्लासेस में जाना कि एक रिसर्च पेपर को किस तरीके से लिखा जाता है, किस तरह पढ़ा जाता है, उसके कौन से पार्ट्स होते हैं, ये सारी चीज़ों को हमने डिटेल में पढ़ा था। आई होप आप लोगों ने रिसर्च पेपर डाउनलोड करके उनको पढ़ने की भी कोशिश की होगी, पढ़े भी होंगे बहुत सारे बच्चों ने। और यहाँ तक कि आपने ये भी देखा होगा किस तरीके से रिव्यू किया जाए, ये सारी चीज़ें हमने डिटेल में पढ़ी थी। हमने ये भी पढ़ा था कि एक लिटरेचर रिव्यू के क्या पार्ट्स होते हैं, किस तरीके से उनको लिखा जाता है, किस तरीके से उसको कंपाइल करना है अपने पेपर थर्ड में। तो बेसिकली हमने पढ़ा कि साइंटिफिक रिसर्च पेपर क्या होता है, इसकी क्या नीड होती है। तो हमने पढ़ा था कि साइंटिफिक रिसर्च पेपर ऐसी रिपोर्ट होती है, जिसमें आपका जो ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन होता है, आपकी जो ओरिजिनल रिसर्च होती है, उसको हम अपने वर्क से ग्लोबली बताना चाहते हैं कि हमारे जो पर्टिकुलर फील्ड है, उसमें हमारा क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, ठीक है? लेकिन वही था कि हमारा जो वर्क है वो ओरिजिनल होना चाहिए। और जो हमारे रिसर्च पेपर्स होते हैं वो एक तरीका होता है अपने वर्क को करने का ग्लोबली, ठीक है? उसके बाद हमने यहाँ पे देखा था कि जो हमारा एक रिसर्च पेपर लिखने का जो पैटर्न शुरू हुआ, उसकी क्या हिस्ट्री रही, कहाँ से उसकी बिगनिंग हुई। सी5 में जो पहला साइंटिफिक जर्नल आया था, वो पब्लिश हुआ। उसके बाद हमने एक मेथड भी देखा था, जैसे IMRED मेथड, जिसे हमने बोला था, ए फॉर इंट्रोडक्शन, एम फॉर मेथड एंड आर फॉर रिजल्ट एंड डी फॉर डिस्कशन। तो हमने ये भी देखा था कि हमारी जो प्रॉब्लम रिसर्च प्रॉब्लम होती है, उसको हम इंट्रोडक्शन में इंट्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद जो हमारे मेथड्स होते हैं, वो एक्सपेरिमेंटल, थ्योरेटिकल जो भी मेथड्स होते हैं, हम उसे मेथड में उसको डिस्क्राइब करते हैं। जो रिजल्ट हमारी जो फाइंडिंग होती है, उसको रिजल्ट में करते हैं। उसके बाद जो रिजल्ट आए हैं, उनके ऊपर जो डिस्कशन करते हैं, हम डिस्कशन पार्ट में करते हैं। हमने ये भी देखा था कि जो ऑर्गेनाइजेशन होता है हमारे IMRAD जो पैटर्न हमने डिस्कस किया उसमें, और हम पैटर्न जो नया रिजल्ट आके अगर हमें अपना एक्सपेरिमेंट एक्शन एक्सप्लेन करना है, तो वो किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। एंड जो एक और देखा था, अगर हमारे रिजल्ट्स हैं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो आर एंड मतलब आर प्लस रिजल्ट एंड डिस्कशन सेक्शन हम इंट्रोड्यूस करते हैं। इसके बाद हमने डिटेल में पढ़ाते हैं साइंटिफिक पेपर क्या होता है, जो कि ओरिजिनल कुछ नेटवर्क इश्यूज आ रहे हैं या मेरा रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। हम तो डिस्कस करते हैं। काफी बार क्या होता है, हम अपने पेपर को ओरिजिनल सोर्स से पब्लिश कराने जाते हैं। कोई एक ऑथेंटिकल जर्नल हमने देखा, हम उसमें पब्लिश कराने गए। हमने जब पब्लिश करा लिया, मैं आपको एक रियलिटी बता रही हूँ किस तरीके से होता है। तो हमने देखा कि हमारा जो वक्त था, हमने तो ऑथेंटिकल जगह पे अपना पब्लिश कराया है, बट बाद में हमें पता चलता है कि वो जो था वो क्लोन जर्नल था। हमारा जो मेन ओरिजिनल जर्नल है वो ना होके उसका क्लोन जर्नल वहाँ पे है, जिसमें हमने अपना वर्क जो है वो पब्लिश कराया है। तो अब हम इसमें फँस चुके हैं, अब क्या करें? क्योंकि हमारा एक ओरिजिनल वर्क, एक अच्छा काम हमने गलत जगह पे पब्लिश करा लिया है। तो कई बार हम मेल लिखते हैं कि हमारा जो वर्क है हमने पब्लिश कराया है, वो आप एक क्लोज़ जर्नल हैं, तो हम इस तरीके से अपने वर्क को वापस लेना चाहते हैं। तो इसके लिए वो क्या करते हैं, जो भी जर्नल्स होते हैं, आपसे कई सारे पैसे रुपए माँगते हैं कि आप इतने रुपए हमें जमा कीजिए, उसके बाद हम आपका जो वर्क है वो आपको दे देंगे। तो इस तरीके से कई लोग फँस जाते हैं। तो क्वेश्चन ये होता है कि हम एक ऑथेंटिकल जर्नल या यूजीसी अप्रूव्ड जर्नल जो है, उस तक कैसे पहुँचे? हमें कैसे पता चलेगा कि वो एक ओरिजिनल जर्नल है या एक क्लोन जर्नल है? ठीक है? तो आपके पास अ देखेंगे, यूजीसी अप्रूव्ड लिस्ट होती है आपके पूरे जर्नल्स की, जहाँ पे आपके वेब ऑफ साइंस, स्कोपस या जितने भी यूजीसी ने अप्रूव किए हुए जर्नल, वो चाहे इंडिया के हो या इंटरनेशनल जर्नल्स हो, जितने भी हैं, वो सारे जर्नल की एक लिस्ट आपको मिलेगी यूजीसी केयर लिस्ट में, आप जब देखेंगे।
मैं तो ये बोलूँगी आप लोग क्लास के बाद देखें यूजीसी केयर लिस्ट क्या है, उसमें आपके फील्ड के कौन से जर्नल्स हैं। वहाँ पे जब आप यूजीसी केयर लिस्ट देखेंगे तो वहाँ पे आपको क्लोन जर्नल की लिस्ट भी मिलेगी और जो ऑथेंटिक जर्नल्स हैं आपके उसकी भी लिस्ट मिलेगी। उसके बाद जितने भी आप अपने फील्ड के जर्नल्स को जब आप सर्च करेंगे तो उसमें ये भी दिखाया जाएगा जो जर्नल है पर्टिकुलर उसकी क्या डेट थी, कब से वो स्टार्ट हुआ है, कब तक कंटिन्यू है। बहुत सारे जर्नल्स ऐसे भी होंगे जो पहले ही यूजीसी लिस्ट में थे बट अब डिसकंटिन्यू उनको कर दिया गया है। ठीक है? और आप ये पूछेंगे ये तो जनरल्स हमें पता चल गए, हम यहाँ से अगर नाम से सर्च करते हैं तो हो सकता है क्लोन जनरल हमारे पास हो, हम उसे फँसे हैं। तो जो भी पर्टिकुलर जर्नल आपको लिस्ट में मिलेगा, उसके आगे उसकी एक लिंक भी मिलती है। तो आप जब भी अपना पेपर पब्लिश करेंगे, ओरिजिनल पेपर जो आपका होगा कंट्रीब्यूशन अच्छे पेपर में जब सबमिट करेंगे, तो यूजीसी केयर लिस्ट के थ्रू ही जो लिंक आपको प्रोवाइड की गई है, वहाँ से उस जर्नल पे जाएँगे क्योंकि वो एक ओरिजिनल जनरल की लिंक है। आप कहीं भी क्लोन जनरल पर नहीं जाएँगे क्योंकि उसकी अलग से लिस्ट मेंशन है यूजीसी केयर लिस्ट में, ठीक है? तो आप लोग राइट डाउन कर लीजिए, आपको यूजीसी केयर लिस्ट देखनी है। सबसे पहले यूजीसी केयर लिस्ट पे आपको अपना अकाउंट बनाना होगा। आपकी ईमेल आईडी और आई थिंक पासवर्ड की ज़रूरत तो उसमें पड़ती है। आप अपने अकाउंट बनाएँगे, वहाँ उसको लॉगिन करेंगे, उसके बाद आपके जितने भी फील्ड के मतलब आर्ट्स फील्ड हो या फिर साइंस फील्ड हो, सभी के जो जर्नल्स की लिस्ट है, वो आपको यूजीसी केयर लिस्ट में मिलेगी। तो मैं तो कहती हूँ आज ही सर्च करें, एक नई चीज़ आपको पता चलेगी कि यूजीसी केयर लिस्ट में कौन से आपके फील्ड के जर्नल हैं, यहाँ तक कि उनका इम्पैक्ट फैक्टर क्या है। इम्पैक्ट फैक्टर क्या होता है इसको भी आप लोग पढ़ेंगे या पढ़ लिया होगा आपने, कोई एक जर्नल होता है, उसका एक पर्टिकुलर इम्पैक्ट फैक्टर होता है, जितना हाई इम्पैक्ट फैक्टर है उतना ही अच्छा वो जर्नल होता है, ठीक है? तो आप लोग ये भी देख सकते हैं कि आपके फील्ड में कहाँ से मतलब क्या स्टार्टिंग होगी, 0.5 इम्पैक्ट फैक्टर भी होगा, 40 इम्पैक्ट फैक्टर भी होगा। इस तरीके से एक लिस्ट बना सकते हैं, जो आपके फ्यूचर में आपके काम आएगी। एक लिस्ट जिसमें आपके फील्ड के सारे जर्नल्स होंगे, जो आपके फील्ड में मतलब आपको पता चल जाए कि अगर हमने अपना ओरिजिनल पेपर लिखा तो सबसे पहले कौन से जर्नल में हमको सेंड करना है। और लिंक आपको यूजीसी केयर लिस्ट से जो लिंक जो आपको प्रोवाइड की जाएगी, वहीं से आपको अपने जर्नल पे जाना है। क्लोन जर्नल के उसमें नहीं फँसना है, ठीक है? तो हम यहाँ देख रहे थे, उसके बाद हम आगे चलते हैं। हमने डेफिनिशन देखी थी साइंटिफिक पेपर की। उसमें जो आपके एक्सपेरिमेंटल होने चाहिए, उतनी ईज़ी लैंग्वेज होना चाहिए जिसको कि कोई रिपीट करना चाहे, तो उसको रिपीट कर सके। आपका जो काम है, वो कहीं न कहीं इफेक्टिव होना चाहिए। एक मतलब जनरल ऐसे ही कुछ उठा के नहीं करना है जिसका कोई रिज़ल्ट, कोई हेल्प आपकी सोसाइटी में नहीं हो रही है। एक ऐसा होना चाहिए, एक अच्छा काम होना चाहिए, जैसा कि मैंने बोला एक अच्छी जगह पे पब्लिश भी होना चाहिए। गूगल स्कॉलर के बारे में तो सभी ने सुना होगा, बाकी सभी के बारे में नहीं सुना होगा, बायोलॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट इंडेक्स मेडिकस के बारे में नहीं भी सुना हो, बट गूगल स्कॉलर के बारे में तो सभी ने सुना ही होता है, जानते भी हैं। हम अपने पेपर्स जो हैं, वो गूगल स्कॉलर से डाउनलोड भी करते हैं। यहाँ पे कुछ लैंग्वेज टिप्स भी हमने देखी थी। हमने ये भी बोला था कि एक बेकार एक्सपेरिमेंट किया, इसको बहुत अच्छे तरीके से हम प्रेज़ेंट कर रहे हैं, उसका भी कोई मतलब नहीं है। सिमिलरली एक वर्क जो बहुत ब्रिलियंट तरीके से किया गया है, उसकी राइटिंग जो है, उसकी जो प्रेज़ेंटेशन है, वो बहुत बेकार है, उसका भी कोई मतलब नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो वर्क है, वो भी ब्रिलियंट हो, आपकी जो राइटिंग हो, वो भी ब्रिलियंट हो। उसके बाद आपके पास एक परफेक्ट रिसर्च पेपर होता है जिसको आप पब्लिश करते हैं। जिसमें हमने बोला था बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स यूज़ नहीं करने हैं। उसकी जो इंग्लिश है वो क्लियर होनी चाहिए। जो पैराग्राफ्स आप लिखेंगे, बहुत सारे पैराग्राफ को मर्ज करके नहीं लिखेंगे। एक पर्टिकुलर पैराग्राफ जो आप लिखना है, अपनी बात को एक पैराग्राफ में खत्म करेंगे, उसके बाद एक नई बात को लेके आएँगे। 2 या 3 थॉट को मिक्स करके नहीं लिखेंगे। हमने ये भी देखा था आपके पेपर को जो रीडिंग्स हैं उनको टेबल की फॉर्म में, ग्राफ की फॉर्म में आप प्रेज़ेंट कर सकते हैं। ठीक है? अपने जो फ़ोल्डर्स हैं उनको डेट दे सकते हैं। उसके बाद हमने देखे थे एसेंशियल पार्ट ऑफ रिसर्च पेपर, जिसको हमने काफ़ी डिटेल में स्टडी किया था। एक टाइटल हमारे पेपर में सबसे ऊपर होता है, उसके बाद ऑथर्स, जो ऑथर्स हैं उनका एफिलिएशंस हैं। टाइटल के बाद वो लिखा हुआ होता है, उसके बाद हमारे पास आता है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट जो होता है वो समराइज़ करता है हमारा जो वर्क है, पूरा जो रिसर्च पेपर है। एब्स्ट्रैक्ट भी बहुत सारे तरीके के हमने देखे थे। उसके बाद हमारे पास लिखे होते हैं अपने पेपर के इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स, जो आपको पेपर को सर्च करने में हेल्प करते हैं कहीं न कहीं, और आपके वर्क में जो इम्पोर्टेंट वर्क है, कौन से कीवर्ड्स हैं, वो भी एक्सप्लेन करते हैं। उसके बाद हमने इंट्रोडक्शन देखा था। इंट्रोडक्शन का बैकग्राउंड आपका होगा, आपका जो प्रॉब्लम, रिसर्च प्रॉब्लम जो होगी वो इंट्रोडक्शन में होगी। इसके बाद आपके जो मटेरियल्स में हमने डिस्क्राइब किया था, आप जो भी मटेरियल उसमें यूज़ कर रहे हैं, कोई भी मेथोडोलॉजी उसमें यूज़ कर रहे हैं, वो आपको मेथड्स में एक्सप्लेन करनी थी। रिजल्ट में आपको जो भी फाइंडिंग्स मिली हैं, सिंपली
नहीं, परसेंट मिला है, क्या मिला है, सिर्फ़ ये बताना है जो रिज़ल्ट मिले हैं, उन पर जो डिस्कशन हम जो रिज़ल्ट्स मिले हैं, उन पर जो डिस्कशन करना होता है, वो डिस्कशन पार्ट में हम करते हैं। एट लास्ट अपना जो वर्क है, उसे समराइज़ या कंक्लूज़ हम करते हैं। उसके बाद हमारे पास एक सेक्शन होता है एक्नॉलेजमेंट, जिसमें हम क्रेडिट देते हैं उन लोगों को जिन्होंने हमारे काम में काफ़ी हेल्प की थी। एट लास्ट हमारे पास एक रेफरेंसेस लिस्ट होती है। रेफरेंस लिस्ट में हम वही सारी मतलब बहुत सारे पेपर्स, बुक्स, आर्टिकल्स, वेबसाइट्स को हम साइट करते हैं। लेकिन रेफरेंस लिस्ट में हम उसी पेपर या बुक को साइट करते हैं जो हमने अपने इंटेक्स मतलब अपने जो वर्क पेपर पूरा लिखा है उसमें ऑलरेडी साइट किए हुए हैं। इंटेक्स साइटेशन पे हमने डिस्कशन किया था। एक गुड टाइटल क्या होता है हमने ये भी देखा था कि जो अच्छे मतलब सेलेक्टेड वर्ड्स के साथ, और बहुत बड़ा नहीं बहुत छोटा नहीं, इतना छोटा भी नहीं कि मीनिंग उसका खो जाए कि वो हम क्या कहना चाह रहे हैं, सिर्फ कीवर्ड्स नजर आए। एक फुली ग्रामर के साथ एक्सप्लेन करता हुआ वही सेलेक्टिव कीवर्ड्स के बाद जो टाइटल लिखा जाता है उससे हम एक अच्छा टाइटल कह सकते हैं। हमने जो मेन फोकस अपना जो किया था वो टाइटल का कीवर्ड्स पे किया था, ठीक है। उसमें भी आपके इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होने चाहिए, सेलेक्टेड होना चाहिए, बहुत ज्यादा बड़े नहीं बहुत ज्यादा छोटे नहीं, आपके एब्रीविएशन यूज नहीं करना है, केमिकल फॉर्मूला कभी भी आपको टाइटल में यूज नहीं करना है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आपको चेक करनी है। अगर हो सके तो यूजिंग लाइक आई एम स्टडिंग दिस पेपर यूजिंग दिस मेथोडोलॉजी, लाइक इस तरीके से यूजिंग वर्ड्स को अवॉइड करें। ऐसा नहीं कि यूज नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, बट अवॉइड करेंगे तो हो सकता है और अच्छा रिजल्ट, अच्छा एक टाइटल आपके पास होगा। एक बार टाइटल को फाइनल करने से पहले देखें कि वो एकदम अच्छे से जो आपका पेपर है इसको एक्सप्लेन कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। इसके बाद हमने एब्स्ट्रैक्ट पढ़ा था। एक एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, आपके वर्क जो आपका फाइंडिंग्स है, समरी है, सभी पार्ट्स को कलेक्ट करके मतलब इसको कह सकते हैं मिनी पेपर आपका जो है, मिनी वर्जन आपके पेपर का, जो कि 250 वर्ड की एक लिमिट में आपने पूरा एक्सप्लेन किया है कि आपका पेपर में कौन सा सॉफ्टवेयर लिया, क्या मेथोडोलॉजी थी, क्या मटेरियल्स थे, क्या कंक्लूजन थे, क्या उसकी डिटेल्स जो भी रही, फाइंडिंग्स जो रही, वो एक एब्स्ट्रैक्ट में हम लिखते हैं, एक समरी आपके पेपर की। हमने ये भी लिखा था कि जो एब्स्ट्रैक्ट है वो कौन से पार्ट को इंक्लूड करता है। ऑथर ने हाउ द व्हाट द ऑथर डिड, हाउ द ऑथर डिड, व्हाट द ऑथर फाउंड एंड व्हाट द ऑथर कंक्लूड। स्टार्टिंग आपकी जो प्रॉब्लम्स थी, किस तरीके से क्या मेथोडोलॉजी रही, क्या रिजल्ट्स मिले, लास्ट में आपने क्या कंक्लूड किया। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमने यहाँ पे देखे थे कि एक्यूरेट लिखना है, बहुत ज़्यादा फालतू के वर्ड्स, ऑर्गन्स हमको उसमें यूज़ नहीं करने हैं, ईज़ी रीडेबल होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। आपका जो एब्स्ट्रैक्ट है वो आपके पेपर पर डिपेंड नहीं होना चाहिए, वो आपके पेपर को अकेला एक्सप्लेन कर दे कि इस पूरे पेपर में क्या लिखा गया है। ये सारी चीज़ें एक मतलब इसीलिए हम इसको जो बोल रहे थे एब्स्ट्रैक्ट को इंडिपेंडेंट बोल रहे थे। हमने ये भी पढ़ा था कोई भी रेफरेंस इसमें नहीं होता है, कोई टेबल या फिगर नहीं होते, एक स्पेशल टाइप के एब्स्ट्रैक्ट होते हैं जिसके अंदर हम अपना फिगर्स यूज़ करते हैं। हमने यहाँ पे 4 सीरीज़ भी देखी थी। कंप्लीट, कंसेंस, क्लियर, कोहेरेंट। इसको भी हमने एक्सप्लेन किया था किस तरीके से आपका जो एब्स्ट्रैक्ट है वो क्लियर होना चाहिए। भी एब्स्ट्रैक्ट में टाइटल, नेम, साइटेशन या रेफरेंसेस का यूज़ नहीं करते हैं। ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। उसको एक बार एब्स्ट्रैक्ट जब आप लिख लेंगे तो उसको प्रूफ रीड आपको करना था। तो यहाँ पे हमने पर्पस देखे थे, जो भी रहते क्या-क्या उसके पार्ट्स एब्स्ट्रैक्ट के हम रहते हैं, हमने काफ़ी डिटेल में 2-3 क्लास में टेक्स्ट में देखा था। उसके बाद एक एब्स्ट्रैक्ट किस तरीके से दिखता है, इसके बाद हमारे टाइप्स होते हैं। डिस्क्रिप्टिव क्या होता है, इन्फॉर्मेटिव, क्रिटिकल, हाइलाइट एंड जो इमेज या विजुअल फॉर्म में आपके एब्स्ट्रैक्ट को प्रेजेंट करता है वो होता है ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट। तो बेसिकली डिस्क्रिप्टिव एब्स्ट्रैक्ट को हमने देखा था जो आपके रिजल्ट एंड फाइंडिंग को मतलब कंक्लूजन को इंक्लूड नहीं करता है, आपके टॉपिक और रिसर्च स्कोप जो होता है उस पे ज्यादा फोकस करता है। अप्रोक्सीमेटली 150 टू 100 वर्ड्स में होता है। इन्फॉर्मेटिव जो हमने पूरा एक्सप्लेन एक किया था जो कि समरी होती है जिसमें कि आपके रिसर्च क्वेश्चन, मेथोडोलॉजी की फाइंडिंग, कंक्लूजन आपके पूरे पेपर के पार्ट्स को इंक्लूड करता है, वो होता है आपका इन्फॉर्मेटिव एब्स्ट्रैक्ट, जो कि 150 से 250 वर्ड्स का होता है। यहाँ पे हमने दोनों का डिफरेंशिएशन किया था जब देख रहे थे कि कंपैरेटिव स्टडी इन्फॉर्मेटिव और डिस्क्रिप्टिव की, कि इसमें रिजल्ट इन्फॉर्मेटिव में रिजल्ट्स होते हैं, डिस्क्रिप्टिव में नहीं होते हैं। उसकी जो लेंथ होती है 150 से 250 वर्ड्स की होती है, डिस्क्रिप्टिव में 50 टू 100 वर्ड्स की होती है। इन शॉर्ट वी कैन से इन्फॉर्मेटिव आर द फुल समरी ऑफ द रिसर्च वर्क एंड जो डिस्क्रिप्टिव होते हैं वो एक ओवरव्यू होता है आपके टॉपिक और स्कोप का। उसके बाद हमने क्रिटिकल एब्स्ट्रैक्ट को देखा था जो एक समरी नहीं होती है, समरी से कहीं थोड़े ज्यादा बड़े होते हैं, जिसमें कि हम थोड़ी सी डीप एनालिसिस करते हैं अपना जो वर्क होता है। इनको अप्रोक्सीमेटली 4 टू 500 वर्ड में हम एक्सप्लेन करते हैं, जो कि आपके वर्क को एवेल्युएट करने में, आर्टिकल्स को या अदर वर्क को एवेल्युएट करने में हेल्प करते हैं। उसके बाद हमने देखा था हाईलाइट एब्स्ट्रैक्ट क्या होते हैं।
हाइलाइट एब्स्ट्रैक्ट में आपका कोई वर्क जो नोबल था, लाइक कोई एक नया मेथड, कोई एप्लीकेशन आपने या फिर कोई पेटेंट के लिए कोई डिजाइन आपने, एक मतलब आपकी एक ऐसा वर्क जो आपसे पहले किसी ने नहीं किया, एक नोबल वर्क को जो आप लेके आते हैं, एक शॉर्ट में एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं जो कि आपके वर्क को हाईलाइट करता है। इसको हम अपने लाइक पोस्टर प्रेजेंटेशन जो होते हैं उसमें भी यूज करते हैं। कई बार पेटेंट वगैरह फाइल करने के लिए जब हम उसको दिखाते हैं कि हमारा जो वर्क है उसको शॉर्ट में जब समराइज कर देते हैं, तो हाइलाइट करने होते हैं यहाँ पे अपने वर्क को। इसको भी शॉर्ट में लिखा जाता है। ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट को हमने देखा था कि क्या-क्या पार्ट्स होते हैं उसके, किस तरीके से हमने यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया था एग्जांपल के थ्रू। जब अपने वर्क को विजुअली आप प्रेजेंट करते हैं, मतलब दिखा के अपने काम को बताना चाह रहे हैं, हमने यहाँ पे एग्जांपल भी लिया था। एक एलर्जी पे हमारे यहाँ स्टडी चल रही थी, हमने एक ग्रुप एज जो सेलेक्ट किया था उसको रिप्रेजेंट किया फर्स्ट में। उसके बाद जो ईयर्स हमने ली, कौन से मेथड्स रहे, उनके जो रिजल्ट रहे, उनकी जो टोटल टोटल सेलिंग रही, वो कहीं ना कहीं हमने ग्राफिकल फॉर्मेट में ईयर्स में इनको एक्सप्लेन किया था। उसके बाद हम इंट्रोडक्शन पे आए थे कि इंट्रोडक्शन क्या क्या कंक्लूड करता है, सॉरी, इंट्रोडक्शन में क्या क्या इंक्लूड होता है, जिसको कि हमने ये भी पढ़ा था कि 5 पॉइंट्स जो हमारे पास है, अगर हम इनको ध्यान में रख लेंगे, तो हमारा इंट्रोडक्शन किस तरीके से इम्पैक्टफुल अच्छा हो सकता है, वो हमने देखा था। सबसे पहले होता है रिसर्च प्रॉब्लम, हम क्या पढ़ रहे हैं? अब उससे पहले आपको एक बैकग्राउंड अपने वर्क को देना पड़ेगा। जब आप कुछ पढ़ रहे हैं अपने वर्क को, तो उसको एक बैकग्राउंड सपोर्ट की नीड होती है। तो आपको रिसर्च प्रॉब्लम से पहले आपके जो फील्ड का बैकग्राउंड है, आप उसको दिखाएँगे, और हो सकता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में भी आप उसको प्रेजेंट कर सकते हैं कि लाइक एक हिस्ट्री टाइप हमारा जो वर्क है वो इस तरीके से स्टार्ट हुआ, काम होते होते प्रेजेंट स्टेटस जो था वो इस हद तक आ गया। हम इसे अपना लिटरेचर रिव्यू भी मेंशन करते हैं। आपकी जो रिसर्च प्रॉब्लम है वो मेंशन करते हैं। उसके बाद आपकी जो भी टेस्टिंग लेके चल रहा है, कोई मेथोडोलॉजी आप जिस वर्क करने वाले हैं उसको भी शॉर्ट में एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे आपके रिजल्ट फाइंडिंग्स नहीं रहते हैं। तो ये सब आपने देख लिया है कि आपकी जो प्रॉब्लम है, जो लिटरेचर रहेंगे, जो भी प्रिंसिपल जो भी आप उसमें यूज़ करने वाले हैं, अपनी मेथोडोलॉजी जो रहेगी वो शॉर्ट्स में मतलब दिखाते हैं, किस तरीके से इसको एक्सप्लेन करें। कुछ जनरल रूल्स हमने यहाँ पे पढ़े थे। लाइक जब अपने काम को हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे अपने किसी इंस्टीट्यूट जो हमारी है, क्योंकि हम अपना काम कर चुके हैं, तो हम उसमें उसको हमेशा पास्ट टेंस में लिखेंगे। जो वर्क ऑलरेडी हो चुका है, जब हम उसकी स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि हमने ये अभी पढ़ा है, हमने कई सारे एग्जांपल्स भी इस पे देखे थे, तो उसको हम प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे। अपने वर्क को पॉसिबल हो तो एक्टिव वॉइस में ही लिखें, तो वो ज़्यादा सही रहता है। कोई भी एब्रिविएशन अगर आप उसमें दे रहे हैं, तो उसको एक्सप्लेन करेंगे। कोई स्पेशल टर्म जब आप उसमें दे रहे हैं, तो वो एक्सप्लेन करेंगे। बैकग्राउंड जो कि जब रीडर्स आपके वर्क को पढ़ेंगे, तो वो कहीं न कहीं आपके बैकग्राउंड को समझ पाएँगे, आपका जो टॉपिक है उसके इम्पोर्टेंस को समझ पाएँगे। आपके जो वर्क को वो हाइलाइट करेगा, जस्टिफाई करता है जो बैकग्राउंड होता है। बैकग्राउंड का मतलब हम यहाँ पे रिव्यू से ही बात कर रहे हैं। रिव्यू क्या है? लिटरेचर रिव्यू जो ऑलरेडी वर्क पब्लिश हो चुका है आपके फील्ड में, हम उसकी बात कर रहे हैं। एक ऐसा वर्क जिसको आप पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद आपको लिटरेचर रिव्यू से मिलेंगे कि एक गैप, उस गैप पे आप करेंगे अपनी रिसर्च। तो क्या-क्या कंपोनेंट होते हैं रिव्यू के? सबसे पहले एक बेसिक इंट्रोडक्शन होता है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, उसकी जो की स्टडीज़ होती हैं, लाइक आपने बहुत सारे पेपर्स पढ़े थे, उसमें से कुछ शॉर्ट आपने सेलेक्ट किए, जिसमें हमने कुछ इम्पोर्टेंट अपने टॉपिक्स लिए, उनकी की फाइंडिंग्स क्या रही, और वहाँ से किस तरीके से हमें एक गैप मिला कि इस पे हम काम कर सकते हैं, लास्ट में अपने वर्क को कंक्लूड करेंगे। उसके बाद हमने मटेरियल एंड मेथड सेक्शन को डिस्क्राइब किया था, जो भी आपका डेटा रहेगा उसको बड़ा क्लियरली एक्सप्लेन करेंगे, जो भी मटेरियल आप लेंगे उनको पूरी डिटेल में लिखाएँगे, जो मेथोडोलॉजी या कोई सॉफ्टवेयर जब आप यूज़ कर रहे हैं, तो उसको भी अपने जो मेथोडोलॉजी मटेरियल्स हैं उसमें एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद जो लास्ट सेक्शन हमारे पास, लास्ट तो नहीं बोलेंगे, रिजल्ट के बाद अभी हमारे पास और 2 पार्ट्स बचे हुए हैं। तो रिजल्ट जो आपकी फाइंडिंग्स मिली हैं बेसिकली, क्योंकि आपने एक एक्सपेरिमेंट कर लिया है अपना, पूरा मेथड आपने लिख दिए, मटेरियल्स आपने लिख दिया, अब आपके पास रिजल्ट है, मतलब आपके पास फाइंडिंग्स है। तो आपने जो रिजल्ट है उसमें फाइंडिंग्स लिखनी है, हमें उस पे डिस्कशन नहीं करना है। ठीक है? अपने जो फाइंडिंग्स हैं उसको हम रिजल्ट सेक्शन में अपना रिप्रेजेंट करते हैं। रिजल्ट सेक्शन में आप टेबल फॉर्म में हो सकता है, फिगर फॉर्म में हो सकता है, डायरेक्टली पैराग्राफ में भी हो सकता है। जो टेबल फिगर्स हैं वो कहीं न कहीं आपके वर्क को विजुअली अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब ईज़िली समझ में आ जाता है कि आपका जो वर्क है वो क्या कहना चाह रहा है। कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है, अपना फिगर और टेबल जब आप यूज़ करेंगे तो आपके टेक्स्ट में मेंशन होना चाहिए, लाइक फिगर 1 शोज़ दिस। तो जो आपका फिगर 1 का जो एक्सप्लेनेशन है वो आपके टेक्स्ट फॉर्म में है। उसके बाद आप अपना फिगर एक्सप्लेन कर रहे हैं। हम जब टेक्स्ट में पढ़ेंगे कि फिगर 1 ये शो कर रहा है, उसके बाद आपका फिगर देखेंगे तो हमारी इजीली समझ में आ जाएगा। सिमिलर चीज़ें आपको जो करनी है, वो अपने टेबल के साथ करनी है। उसके बाद जब आपका रिजल्ट हो गया है, तो इट्स अ टाइम टू डिस्कस ऑन ऑन योर रिजल्ट्स।
हमने जो रिजल्ट्स हमारे आए, लाइक जो इंक्रीमेंट जो हुआ वो किस तरीके से हुआ, किस कंपैरेटिव स्टडी के साथ हुआ, वो सारी चीज़ें डिस्कशन सेक्शन में हमें डिस्कस करनी है। उसके बाद जो भी किस तरीके से कंपोनेंट होते हैं डिस्कशन के, वो भी हमने एक्सप्लेन किया था। एक रिलेशनशिप शो करता है, लाइक आपका जो रिजल्ट जो आपको मिले वो किस तरीके से, जो पहले पब्लिश रिजल्ट है उससे किस तरीके से हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। वो थियोरेटिकली भी हो सकता है, एक्सपेरिमेंटली भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। लास्ट में हमने देखा था एक्नॉलेजमेंट, जिसने भी हमारी हेल्प की हमारे काम में करने के लिए, कोई इंडिविजुअल हो सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, या किसी ने हमें कोई ग्रांट भी जो हमें प्रोवाइड की जाती है वो भी हो सकती है, कोई फेलोशिप भी हो सकती है, तो अपने एक्नॉलेजमेंट में उनको एक्नॉलेज करते हैं। तो सिंपली आई थिंक इस तरीके से, या फिर आई एक्नॉलेज, इस इन वर्ड्स के साथ आप अपने वर्क में उनको एक्नॉलेज करते हैं। नॉट लाइक दिस आई विश टू थैंक, इस तरीके से नहीं किया जाता, ये थोड़ा सा इनफॉर्मल हो जाता है। हमेशा फॉर्मली आई थैंक, आई एक्नॉलेज, इस तरीके से आप उनको एक्नॉलेज करते हैं। तो जब भी आप किसी थर्ड पर्सन के नाम को, अपने पर्सन है कोई पर्टिकुलर, तो उनसे परमिशन लें, उन्हें दिखाएं कि इस तरीके से आपको हम अपने पेपर में एक्नॉलेज करना चाहते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था रेफरेंसिंग, जो कि आपके पेपर का लास्ट पार्ट होता है। तो हम काफी बार वर्ड यूज कर रहे थे अपना, साइटेशन। तो हमने देखा था साइटेशन जो वर्ड है, बेसिकली हम इसको रेफरेंसिंग भी कहते हैं। रेफरेंसिंग जो आपके, जब भी आप कोई बुक लिखेंगे, उसमें भी हम, मतलब जब अपने फील्ड में जब हम बात करते हैं, तो एक लाइक हमने कोई बुक का चैप्टर लिखा, तो जब आप एक साइंटिफिक बुक्स को जब पढ़ेंगे, आप देखेंगे हर चैप्टर के बाद आपको एक रेफरेंस लिस्ट मिलती है। जब बुक का चैप्टर लिख रहे हैं तब भी हम रेफरेंसिंग मेंशन कर रहे हैं, आर्टिकल लिख रहे हैं तब भी रेफरेंसिंग कर रहे हैं, अपना जो आप रिव्यू लिखेंगे तब भी रेफरेंसिंग करेंगे, सिनॉप्सिस लिखेंगे तब भी रेफरेंसिंग का यूज करेंगे, अपनी जब थीसिस लिखेंगे लास्ट में तब भी रेफरेंसिंग का यूज करेंगे। मतलब रेफरेंसिंग जो है बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके वर्क का। तो रेफरेंसिंग जो होती है, हमने पढ़ा था 2 लेवल पे होती है। एक इंटेक्स्ट साइटेशन होता है, एक होता है रेफरेंसिंग लिस्ट। इंटेक्स्ट साइटेशन जो कि अब जब अपना काम लिख रहे हैं, इंट्रोडक्शन से लिखना जब स्टार्ट करेंगे, हमने ये भी पढ़ा था, एब्स्ट्रैक्ट में नहीं यूज करते हैं इसको। तो इंट्रोडक्शन में जब भी आप अपना वर्क को एक्सप्लेन करेंगे, लाइक कोई लाइन, कोई वर्क, कोई कोट आपने किसी का लिया है, आप उनको मेंशन करेंगे अपने वर्क में। वो हम आगे देखेंगे किस तरीके से हमने करना है। लेकिन इससे पहले हम देखते हैं क्या-क्या पार्ट्स होते हैं रेफरेंसिंग के। अगर मतलब एक रेफरेंस लिस्ट जब आप तैयार करेंगे, तो उस रेफरेंस लिस्ट में क्या-क्या होगा? ऑथर का नेम, एक नहीं, कई भी हो सकते हैं, बहुत सारे भी हो सकते हैं। एक नई चीज़ ये है कि लाइक एक ऑथर है तब तो आप उसका नाम लिख ही रहे हैं। नाम भी लिखने के बहुत सारे तरीके से, उन पे भी डिस्कशन कर लेंगे। बट सपोज़ आपके पास 5, 6, 10, कई बार 20 भी ऑथर्स होते हैं, तो क्या करें? तो हम इतना बड़ा रेफरेंस लिस्ट में अपना मेंशन नहीं करते हैं। जब बहुत सारे ऑथर्स होते हैं हमारे पास, तो हम उसको एट अल, वो किस तरीके से आगे स्लाइड में मैं दिखाऊँगी। लाइक फर्स्ट ऑथर का नाम, उसके साथ एट अल, et.al, इस तरीके से मेंशन करते हैं। तो एट अल का मतलब होता है ही एंड हिज होल ग्रुप। तो जो एट अल वर्ड्स है, उनके पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। तो फर्स्ट ऑथर एट अल के साथ आपके पूरा जो ऊपर ग्रुप रहेगा, वो आप शो करते हैं, ठीक है? जो डेट ऑफ पब्लिकेशन होती है, अब डेट ऑफ पब्लिकेशन कई बार ऑथर के नाम के साथ आती है, कई बार रेफरेंसिंग लिस्ट में जब आपका रेफरेंस खत्म होता है, तो एंड में भी आती है। वो कहाँ पब्लिश हुआ है, कौन से जर्नल में पब्लिश हुआ है, आपकी जो बुक है उसका नाम, आपका जो रिसर्च पेपर है उनके टाइटल, या कोई चैप्टर है तो उसके नाम। इसके बाद डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर। जब आपका वर्क ई फॉर्म में आ गया, मतलब कि ई फॉर्म में जब पब्लिश होता है वर्क, तो एक अल्फा न्यूमेरिकल फॉर्म में आपको एक आईडी प्रोवाइड की जाती है, जिसको आप क्लिक करेंगे, जब आप इसको डालेंगे, तो आपके जो वर्क का ओरिजिनल सोर्स होगा, वो एक पेपर आपका सामने खुल के आ जाता है। तो हमने बात की थी कि जो हमारा डॉक्यूमेंट है, पहले लेवल जब अपने जो टेक्स्ट लिख रहे हैं उसकी जो बॉडी में इंटेक्स्ट साइटेशन करते हैं, एक फॉर्म वहां पे होती है जो कि कनेक्टेड होती है आपकी रेफरेंस लिस्ट से। तो क्या होता है इंटेक्स्ट साइटेशन, ये हमने पढ़ा था। ये एग्जाम्पल के लिए हमारा इंट्रोडक्शन का एक पैराग्राफ है। इसी तरीके से पूरे पेपर में आप लिखेंगे। हमने यहाँ पे देखेंगे बोल्ड किए हुए हैं ऑथर्स के नेम, ऑथर्स का नेम, कॉमा 2020 इस तरीके से लिखा हुआ है। आप सेकंड लाइन देखेंगे, ली एट अल। ली एट अल का मतलब है, इसी को बोलते हैं एट अल, ठीक है? ली एंड हिज होल ग्रुप। और यहाँ पे ली से ज्यादा, मतलब 5, 6, 7, 8 जो भी ऑथर्स थे, उनको हमने शॉर्ट में किया ली एट अल, एंड देन ईयर, इस तरीके से लिखा है।
मैंने यहाँ पे बोल्ड किया है आपको शो करने के लिए कि एक हाइलाइट मैं कर सकूँ, ये यहाँ पे बोल्ड नहीं करना होता है, ठीक है? तो इस तरीके से ये इन टेक्स्ट साइटेशन है, किसी ऑथर्स की हमने जो लाइन ली, पैराग्राफ लिए, उनको किस तरीके से यहाँ पे मेंशन किया। इसके बाद आती है रेफरेंस लिस्ट, मतलब सबसे ला इन टेक्स्ट साइटेशन हो गया हमारे पूरे वर्क में, उसके बाद लास्ट में आती है रेफरेंस लिस्ट। तो आप देखेंगे रेफरेंस लिस्ट में एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मैंने रेफरेंस अपने लगाए हुए, लाइक बेकर, ली, न्यूज़न, स्मिथ। तो जब भी आप अपने वर्क में, मतलब इन साइटेशन जो होता है आपके वर्क का, उसमें ऑथर के नाम से जब आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपकी जो लिस्ट रहेगी वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आएगी, ठीक है? जो हम यहाँ पे डीओआई की बात कर रहे थे, यहाँ पे मैंने आप थर्ड रेफरेंस में देखेंगे, इस तरीके से एक आईडी आपको प्रोवाइड की जाती है। अगर आप इस डीआई को कॉपी करके पेस्ट करेंगे, तो आपका जो ओरिजिनल सोर्स होगा, आपका जो पेपर होगा, वो आपके सामने ओपन होके आ जाता है। कई बार क्या होता है, ऐसे पेपर्स भी होते हैं हमारे पास कि जो ओपन नहीं होते हैं। तो हमारे पास एक साइट होती है साइंस हब, जिसपे आप अपनी डीओआई जब पेस्ट करते हैं, तो पेड पेपर्स भी कई बार ओपन हो जाते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से जब ऑथर के नेम से स्टार्ट करेंगे, तो रेफरेंस लिस्ट जो रहेगी, हमेशा, मतलब पेपर खत्म हो गया, इसके बाद एक टाइटल देंगे रेफरेंसेस। रेफरेंस लिस्ट तो हम समझा रहे हैं यहाँ पे कि एक लिस्ट तरीके से होती है, आपको जो टाइटल देना है रेफरेंसेस, वो देखेंगे आप जब भी मतलब अगर अपना रिव्यू लिख रहे हैं आप, मतलब लाइक पेपर थर्ड में रिव्यू लिख रहे हैं, तब तो इस तरीके से आपको एक साइड में, मतलब लेफ्ट कॉर्नर पर रेफरेंस लिखना है। यू कैन बोल्ड इट। उसके बाद आपकी जो लिस्ट है वो स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन जब आप किसी पेपर में लिख रहे हैं, तो आपको देखना पड़ेगा उस पेपर का क्या पैटर्न है, कि मतलब सेंटर में लिखनी है रेफरेंसेस जो आपके हैं, या साइड में लिखने हैं, किस तरीके से लिखने हैं। इसके बाद इन टेक्स्ट साइटेशन दूसरे फॉर्म में भी होता है, जब हम इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में मेंशन करते हैं, लाइक 1 2 3 4 5 न्यूमेरिकल नंबर हम इनको देख रहे हैं, जो कि स्क्वायर ब्रैकेट में ही बंद होते हैं ये। यहाँ पे पैरेंथेसिस नहीं यूज करते हैं, हम स्क्वायर ब्रैकेट्स ही यूज करते हैं। जब अपने टेक्स्ट साइटेशन स्क्वायर ब्रैकेट्स में होता है, तो हमारी जो लिस्ट बनती है 1 2 3 4 5 इस फॉर्मेट में ही बनती है, ठीक है? ये हो गया था। इसके बाद जो पर्पस होता है वो भी हमने पढ़ा था, आपकी जो रेफरेंसिंग का पर्पस होता है, कहीं न कहीं ये दिखाता है कि आपने अगर किसी के वर्क को अपने वर्क में मेंशन किया है, आपने चोरी नहीं किया है। साहित्य चोरी करना हमने पढ़ा था, प्लेगरिज्म क्या होता है, इसका प्रोनाउंसिएशन अलग हो सकता है, ये भी मैंने बोला था। कितने टाइप्स के होते हैं, ये भी हमने पढ़ा था, ठीक है? तो यहाँ पे हम फिलहाल अपना जो फोकस करेंगे वो रेफरेंसिंग पे करेंगे। तो ये ज़रूरी है, क्योंकि आप किसी के वर्क को अपने काम में लिख रहे हैं, तो जब आप कोई पर्टिकुलर काम दिखाते हैं ना, रेफरेंसिंग जब शो करते हैं, तो आपकी ऑथेंटिसिटी दिखाती है कि आपका जो वर्क कितना ऑथेंटिक है। तो एक मतलब सपोर्ट मिल जाती है आपके वर्क को। दूसरा, आप किसी के वर्क को चोरी नहीं कर रहे हैं, आप उनकी लाइन ले रहे हैं और उनके नाम को मेंशन कर रहे हैं, मतलब उन दिखा रहे हैं कि अपना काम नहीं है, उनका ही काम है। ठीक है? बहुत सारी रेफरेंसिंग स्टाइल होती है हमारे पास, जिसमें कि जो कॉमनली यूज होते हैं, जैसे हार्वर्ड है, एपी है, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, जो कि एजुकेशन, साइकोलॉजी और साइंस में यूज होती है। एमएलए है, मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन, जो कि ह्यूमैनिटीज में यूज होती है। शिकागो बिजनेस हिस्ट्री, फाइन आर्ट्स एंड बैंकर, जो आपकी मेडिकल फील्ड में होती है। तो हम स्टार्टिंग अपने, और इसके अलावा कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट से भी रिलेटेड होते हैं, लाइक फिजिक्स में अगर आप बात करें, तो एआईपी में, मतलब दो, ऐसा नहीं है कि फिजिक्स में दो ही है, और भी हो सकती है। मैं फॉर एग्जांपल के लिए आपको यहाँ दो बता रही हूँ। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स, अमेरिकन फिजिकल फिजिक्स सोसाइटी। उसके बाद है इंजीनियरिंग में, जब आप देखेंगे लाइक एंटीना के फील्ड में भी आप देखेंगे, या कोई और इंजीनियर का फील्ड लेके आएंगे, तो आई ट्रिपल की स्टाइल भी होती है, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। इनका एक अपना फॉर्मेट होता है। अमेरिकन केमिकल सोसाइटी, जब केमिस्ट्री की बात करेंगे, अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन, जब आप मेडिकल फील्ड की बात करते हैं। इसके अलावा कोई एक पर्टिकुलर जर्नल जब आप सिलेक्ट कर रहे हैं, तो उनका एक अपना अलग रेफरेंसिंग स्टाइल भी हो सकता है। मतलब ये, जब भी आप अपना पेपर किसी भी जर्नल में सेंड करेंगे, उनका एक टेम्पलेट जो कि उनकी साइट पे ऑलरेडी होता है, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस होते हैं ऑथर्स के लिए। आप पहले रूल्स रेगुलेशंस क्या है वो पढ़ेंगे, उनका जो टेम्पलेट है उसको डाउनलोड करेंगे, देखेंगे किस तरीके के उनके पेपर का फॉर्मेट है। अपना जो पेपर आपने लिखा है भी, तो मैन्युस्क्रिप्ट टाइपिंग की है, अब उस मैन्युस्क्रिप्ट को किस तरीके से पेपर के फॉर्मेट में, जिस आप जर्नल को सेंड कर रहे हैं उसकी फॉर्मेट में किस तरीके से सेट करेंगे, ये उस जर्नल का टेम्पलेट आपको बताएगा। कई बार टेम्पलेट नहीं समझ में आ रहा है, तो पर्टिकुलर जर्नल लेंगे, उसका कोई पेपर डाउनलोड करेंगे, देखेंगे कि डेटा किस तरीके से सेट है। तब आपकी समझ में आ जाएगा टेम्पलेट है, फिर उसमें काम कर सकते हैं। टेम्पलेट वर्ड फॉर्मेट में भी होती है और लेटेक फॉर्मेट में भी होती है। तो लेटेक क्या होता है वो भी देखेंगे, एक सॉफ्टवेयर जिसमें आप अपने वर्क को लिखते हैं।
तो यहाँ पे हम जो स्टार्टिंग कर रहे थे अपनी हार्वर्ड रेफरेंसिंग स्टाइल। तो ब्रैकेट्स यहाँ पे जो हम जनरल वर्ड यूज करते हैं, ब्रैकेट्स, बेसिकली ब्रैकेट्स नहीं, पैरेंथेसिस, ठीक है। तो एक इंटेक्स साइटेशन का आपका जो हार्वर्ड स्टाइल में एक पैटर्न रहता है। इंटेक्स मतलब अपना जो इंट्रोडक्शन से लेके पूरा जो पेपर आप लिख रहे हैं, रेफरेंसेस से पहले वाला, उसमें अपना जो मेंशन कर रहे हैं किसी के वर्क को, रिव्यू में मेंशन कर रहे हैं, तो किस तरीके से रहेगा। यहाँ पे बोल्ड सिर्फ आपको एग्जांपल देने के लिए बताया है, आपको बोल्ड नहीं करना है, ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। पैरेंथेसिस में आप ऑथर का लास्ट नेम मतलब सरनेम जो होता है उसको मेंशन करेंगे। उसके बाद ईयर को मेंशन करेंगे, उनका जो वर्क था कौन सी ईयर में पब्लिश हुआ था, इसको पैरेंथेसिस में क्लोज करेंगे। कोई भी कॉमा, कोई भी फुल स्टॉप नहीं यूज करना है। इन केस आपके पास उनके वर्क का मतलब कोई पेज नंबर भी है, वो जो पेपर आप ले रहे हैं, तो नाम, ईयर, कॉमा। अब यहाँ पे पेज नंबर और नाम और ईयर को कॉमा से सेपरेट करेंगे, ठीक है। अब इनको लिखने का 2 तरीका है। आप पैरेंथेसिस से बाहर नेम भी लिख सकते हैं, जो लास्ट नेम था ऑथर का, उसको पैरेंथेसिस से बाहर लिखेंगे, ईयर, कॉमा, पेज नंबर, ब्रैकेट के मतलब पैरेंथेसिस के अंदर। तो ये इंटेक्स साइटेशन फॉर्म ऑफ हार्वर्ड रेफरेंसिंग स्टाइल है। अगर रेफरेंसिंग लिस्ट के जनरल रूल्स की हम बात करें, जो मैं आपको बता चुकी हूँ, जब आप सिनॉप्सिस लिखें अपना, अ, लिटरेचर रिव्यू लिखें, अपनी थीसिस जब लिखेंगे, उसमें जो रेफरेंस लिस्ट रहेगी हमेशा नए पेज से शुरू होती है, कभी भी पुराने पेज से। तो रेफरेंस लिस्ट हमेशा नए पेज से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बताया गया है, जो रेफरेंस लिस्ट मतलब जनरली उसको आप सेंटर में रखते हैं, जो रेफरेंसेस लिख रहे हैं उसको बोल्ड करते हैं। जो मैंने पहले ही बोला था, जो वर्क आपने ऑलरेडी अपने वर्क में साइट किया है, उसी को लिस्ट में लास्ट में जो रेफरेंस लिस्ट है उसमें लिखते हैं। आपने देखा होगा बिब्लियोग्राफी सारी जगह। बिब्लियोग्राफी में क्या होता है, हमने जो वर्क साइट नहीं किया हम उसको भी ऐड कर लेते हैं बिब्लियोग्राफी में, ठीक है, उस पे हम अलग से डिस्कशन करेंगे। तो जो वर्क आपने ऑलरेडी साइट किया उसको ही लिस्ट में लिखेंगे। तो यहाँ पे जो ऑथर नेम है और ईयर है उसको कॉमा से सेपरेट नहीं करना है। ऑथर नेम, ईयर, पेज नंबर, ऑथर ईयर को कॉमा से सेपरेट करना है। जब भी आपका रेफरेंस खत्म होगा लास्ट में फुल स्टॉप लगाएंगे। लाइन स्पेसिंग की जो बात की थी हमने एमएस वर्ड में, आप देखेंगे क्या होती है डबल लाइन स्पेसिंग, ठीक है। जो आपकी लिस्ट होगी उसको आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे, ठीक है। लाइक जो आपको सोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें कि मोर देन फर्स्ट ऑथर जो है और जो सेकंड ऑथर है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, वो तो हम देखेंगे, वो हमने एक्सप्लेन कर लिया है। नेक्स्ट, अब हाउ टू राइट द ऑथर नेम, हाउ टू राइट एन ऑथर नेम। अब जो ऑथर्स के नेम है वो किस तरीके से हमें लिखने हैं। इंटेक्स साइटेशन हमने देखा था कि सरनेम रहता है और मतलब उनका सरनेम यूज करते हैं, और सरनेम भी सेम है। अब लोग लाइक यहाँ पे एग्जांपल दिया है गजनवी, अब हमने देखा एक गजनवी के है, एक गजनवी एल है, तो हमें तो केवल सरनेम यूज करना है। तो क्या करें इन केसेस में, जो फर्स्ट नेम है उनके इनिशियल्स को यूज कर सकते हैं। जिनके दो सरनेम सेम होते हैं उनके साथ आपको इनिशियल यूज करना है। इनिशियल में ये देखना है कि कौन-सा मतलब पहले आ रहा है उस तरीके से। अब किस तरीके से इनिशियल यूज़ करेंगे तो कैसे करेंगे? लाइक हमारे पास 2 थे, के एक था गज़नबी एल। तो गज़नबी जो सरनेम है उसको पूरा लिखेंगे, जो इनिशियल है उसका सिर्फ फर्स्ट लेटर यूज़ करेंगे। ठीक है? जैसा एग्ज़ाम्पल में आप देखें, खालिद गज़नबी इनका पूरा नाम था, तो हमने पहले सरनेम लिया, उसके बाद इनिशियल लिया। इनिशियल मतलब जो फर्स्ट नेम था उसका फर्स्ट वर्ड हमने यहाँ पे लिया इनिशियल नेम का। तो ये हो गया गजनबी के। यहाँ पे गजनबी के बाद हमने जो इनिशियल है उसका फुल स्टॉप नहीं लगा रहे हैं, जैसे के डॉट लगा देते हैं कि हमने शॉर्ट लिया है तो डॉट लगा दें। कोई भी कॉमा डॉट कुछ भी यूज नहीं करना है इसमें, ठीक है। लाइक मोहसिन, हसन, अली, और यहाँ पे हमने लास्ट नेम लिया अली, एमएच लिखा है। आप देखेंगे एक नई रेफरेंस स्टाइल जो इसके बाद आएगी एपीए, उसमें हम डॉट यूज करते हैं लाइक एम डॉट एच, लेकिन हार्वर्ड स्टाइल में अली एम एच, कोई भी कॉमा फुल स्टॉप नहीं यूज करना है, ठीक है। मल्टीपल ऑथर जब होते हैं उनको किस तरीके से साइट करते हैं।
तो जो ऑथर्स हैं, सबसे पहले ये देखेंगे इंटेक्स साइटेशन में कैसे करते हैं, इसके बाद देखेंगे रेफरेंस लिस्ट में कैसे करते हैं, ठीक है? जब आप इंटेक्स साइटेशन कर रहे हैं, आपके पास 2 ऑथर हैं, तो क्या करना है? ऑथर 1 उसका सरनेम, जो एंड का सिंबल है, वो 2 ऑथर्स के नेम में आप एंड का सिंबल यूज़ करेंगे। एएनडी नहीं लिखना है, एंड का सिंबल यूज़ करेंगे। फर्स्ट ऑथर का सरनेम एंड सेकंड ऑथर का सरनेम, उसके बाद ईयर ऑफ पब्लिकेशन। जैसा कि हमने पहले देखा, लास्ट सरनेम ले रहे थे, ईयर ले रहे थे। इसमें क्या करना है? ऑथर हैं अली, एंड का सिंबल जेडी और ईयर 2009। तो जब 2 ऑथर होंगे तो एंड के सिंबल से आप उन दोनों को सेपरेट करेंगे एंड ईयर लिखेंगे। अगर पेज नंबर आ जाए तो कॉमा लगा के अब रेफरेंस लिस्ट में आ जाएँगे तो किस तरीके से जो फर्स्ट ऑथर थे, यहाँ पे हम इनिशियल जो रेफरेंस लिस्ट है उसमें इनिशियल्स यूज़ करेंगे उनके नाम के, ठीक है? कैसे? फर्स्ट ऑथर का सरनेम, कॉमा लगाएँगे इसमें सरनेम के बाद। यहाँ पे रेफरेंस लिस्ट की बात हो रही है, कन्फ्यूज़ नहीं होना है। ऊपर हमने इन-टेक्स्ट साइटेशन की बात की थी, यहाँ पे हम इन-टेक्स्ट साइटेशन की बात कर रहे थे, ठीक है? यहाँ पे जो हम बात करेंगे रेफरेंस लिस्ट में कैसे लिखना है? ऑथर का जो सरनेम रहेगा उसको कॉमा लगा के उनके इनिशियल्स, लाइक हमने लिखा था मोहम्मद हसन अली था तो अली कॉम एंड का सिंबल लगाएँगे। उसके बाद जो सेकंड ऑथर हैं उनके सरनेम, कॉमा उनके नाम का इनिशियल, उसके बाद ईयर। अब पूरा रेफरेंस कैसे लिखना है वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। कॉमा लगा के यहाँ के टाइटल और आगे के जो भी रहेंगे वो सारा फॉर्मेट उसको पूरा करेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे ऑथर का जो नाम है उसे कैसे लिखना है वो देख रहे हैं, ठीक है? लाइक फर्स्ट ऑथर का सरनेम, कॉमा उनके इनिशियल्स, एंड का सिंबल, सेकंड ऑथर का सरनेम, कॉमा उनके इनिशियल एंड देन ईयर। कॉमा लगा के यहाँ से टाइटल लिखना स्टार्ट। इन टेक्स्ट साइटेशन ओनली द सरनेम ऑफ द 3 ऑथर्स आर यूज्ड। जब 2 अभी हमने पहले देखा एक ऑथर, उसके बाद हमने देखे 2 ऑथर, इसके बाद हम देख रहे हैं 3 ऑथर, ठीक है? जो 3 ऑथर हैं आपके इसमें फर्स्ट ऑथर का सरनेम, कॉमा दूसरे ऑथर का सरनेम, देन एंड का सिंबल आएगा। यहाँ पे 3 ऑथर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है? तीसरे का सरनेम, उसके बाद ईयर ऑफ पब्लिकेशन, इसमें कोई भी कॉमा फुल स्टॉप नहीं है। एग्जांपल के लिए देखिए अली गजनबी, यहाँ पे कॉमा से सेपरेट है, नहीं हमको एंड में सेपरेट किया है। अब जब बात आती है रेफरेंस लिस्ट की तो वही सेम है, सरनेम लेने हैं, कॉमा इनिशियल्स लेने हैं उनके नाम के। इसके बाद जो सेकंड ऑथर आएंगे उसको भी कॉमा से सेपरेट करेंगे, ठीक है? कॉमा सेकंड ऑथर के सरनेम, उनके इनिशियल, एंड जो थर्ड है उनको एंड सिंबल से यूज करके उसके बाद देन इनिशियल, उसके बाद ईयर। एग्जांपल के देख सकते हैं अली कॉमा एमएच, ये एक नाम है, कॉमा के बाद हम सेकंड ऑथर का नाम है गजनबी के, एंड का सिंबल, देन थर्ड देन ईयर 2009। अगर आपके पास यहाँ पे 3 से लेके 6 ऑथर्स तक हैं, जैसा कि मैं ये बात कर रही थी कि बहुत सारे ऑथर होते हैं, तो एयरटेल हम इसमें यूज़ करते हैं। तो जब बहुत सारे ऑथर हैं, तो इन-टेक्स्ट साइटेशन में किस तरीके से वर्ड यूज़ करेंगे? जो फर्स्ट ऑथर है, लाइक हमारे फर्स्ट ऑथर थे अली एमएच, तो हमने यहाँ पे अली एट अल, एएल डॉट होता है, ठीक है? यहाँ ध्यान रखेंगे, एयरटेल जब लिखते हैं तो ईटी एएल डॉट, एयरटेल इस तरीके से लिखा जाता है। तो यहाँ पे ये मतलब है कि यहाँ से 3 से 6 जितने भी ऑथर्स थे उनको अली एट मतलब अली उनके जो ग्रुप है उसको यहाँ पे हमने मेंशन किया है अली एटल, उसके बाद ईयर। इसी को जब रेफरेंस लिस्ट में यूज़ कर सकते हैं। अगर अ, 3-4 पक्के से हम जैसा कि पैटर्न फ़ॉलो करते हुए आ रहे थे, यहाँ पे 5 का एग्ज़ाम्पल जो दिया हुआ है, अगर यहाँ पे भी 6-7 है तो उसमें भी आप इस तरीके से लिख सकते हैं अली एमएच एयरटेल, ठीक है? अली एमएच यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया है। अली एमएच एयरटेल, उसके बाद कंटिन्यू कर सकते हैं कॉमन ऐप पे, ठीक है? बट यहाँ पे जो दिया हुआ है फर्स्ट ऑथर का सरनेम इनिशियल, कॉमा सेकंड ऑथर का सरनेम इनिशियल, थर्ड ऑथर का सरनेम इनिशियल, मतलब 5 का यहाँ पे एग्जार को कॉमा से सेपरेट किया, जो लास्ट वाले उनको एंड लगा के, उसके बाद ईयर। ये आपकी रेफरेंस लिस्ट स्टाइल है। अब बहुत सारे सोर्सेस को किस तरीके से दिखा सकते हैं, लाइक कोई बुक अपने वर्क में आप मेंशन कर रहे हैं तो उसको किस तरीके से साइट करेंगे? सबसे पहले ऑथर्स के जो सरनेम हमने यूज़ किया,
नेम लिखने का पैटर्न वही रहेगा जो हमने बात की है, वो आप देख लेंगे। बुक को आप अपने इंडेक्स एनोटेशन में लिखे हैं तो किस तरीके से नाम लिखना है, रेफरेंस लिस्ट में लिखना है तो किस तरीके से लिखना है, ठीक है? तो किससे लिखा जाता है? ऑथर का सरनेम, उसके बाद जो ईयर ऑफ पब्लिकेशन